हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। जी हाँ, 2024 एंड 5 के। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। अपना पेन पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा चीज़ों को। सो आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारा यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जून 2026 का बैच लॉन्च हो चुका है, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप अभी एनरोल कर सकते हैं। दिसंबर वाला सारा आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, दिसंबर 2025 वाला, और नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो आपको लाइव मिल जाएगा जून 2026 का, जिसकी क्लासेस अराउंड 20 जनवरी आपकी स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सबको। देखिए, द टर्म डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय हूम। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का टर्म सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज जेम्स ड्यूसनबेरी। देखिए, समझिए इस चीज को। हम कंजम्पशन हिपोथेसिस पढ़ते हैं, रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस का, है ना, जिसमें हम ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सो ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट टर्म्स जेम्स ड्यूसनबेरी के द्वारा सबसे पहले यूज करी गई थी 1949 में, जो उनका वर्क आया था इनकम सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जहां पे उन्होंने रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस जो है हमारा वो दिया था कि कंजम्पशन फंक्शन जो है दैट इज लॉन्ग रन एंड प्रोपोर्शनल। तो आपको मैचिंग में भी पूछा जाए अगर रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया है, तो ड्यूसनबेरी के द्वारा। हमारे 4 हम पढ़ते हैं कंजम्पशन हिपोथेसिस, इनकम हिपोथेसिस जो है। आपका एक हो गया एब्सोल्यूट इनकम हिपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस, परमानेंट इनकम हिपोथेसिस एंड लाइफ साइकिल इनकम हिपोथेसिस। ठीक है जी। सो रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस में हम ये पढ़ते हैं कि जो कंजम्पशन है वो एब्सोल्यूट इनकम पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि रिलेटिव की इनकम पर डिपेंड करती है ना। अब ड्यूसनबेरी कहता है कि जो लोगों की टेंडेंसी है वो ऐसी है, नॉट ओनली टू कीप अप विद द जोनसिस बट टू सरपास द जोनसिस, कि जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके जितना, है ना, उनके जैसा बनना ही सिर्फ उनकी लोगों की बिहेवियरल टेंडेंसी नहीं होती, उनको भी सरपास करना, उनसे भी आगे निकलना लोगों का बिहेवियर होता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी यही दिखलाता है कि हम हमारा जो बेसिकली इनकम है, जो हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है ना, वो रिलेटिव इनकम से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। यानी कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे नेबर्स हैं, है ना, उनका क्या कंजम्पशन है, उनका क्या इनकम पैटर्न्स हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कि जिसको हम बोलते हैं अपने इसमें प्योर अगर देसी भाषा में बोले तो भेड़ चाल बोल देते हैं, है ना, कि सभी ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना है, सभी वो चीज़ ले रहे हैं तो मुझे भी वो चीज़ लेनी है ना। तो लोगों की जो कंजम्पशन है वो रिलेटिव इनकम पर डिपेंड करती है, यानी कि दूसरों की कितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी कंजम्पशन को ढाल रहे हैं, है ना। सो कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वही चीज़ कि दूसरों का इनकम और दूसरों का जो खर्चे का पैटर्न है, दूसरों का जो कंजम्पशन पैटर्न है नेबर्स का, वो क्या है, हमारी कंजम्पशन उन पर डिपेंड करती है, ऐसा कहता है ड्यूसनबेरी। तो पीपल टेंड टू इमिटिएट द कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स। तो लोग जो हैं वो दूसरों के कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स को कॉपी करते हैं, कीप अप। इसमें तो उसने ये कहा था कि अपने जॉनसिस के से भी आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उनके जितना नहीं उनसे भी आगे निकलना है हमको, है ना, उनसे भी अच्छा अपना स्टैंडर्ड दिखाना है। तो उसी को हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इन इजी लैंग्वेज इज जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा हमको करना, इमिटेट करना दूसरों के कंजम्पशन पैटर्न्स को, दूसरों के इनकम पैटर्न्स को कॉपी करना, है ना। कि अगर उनके पास आईफोन है, मेरे फ्रेंड्स के पास है, तो मुझे भी लेना है। दैट्स नॉट कि मुझे उसकी ज़रूरत है, पर क्योंकि सभी कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। दैट इज़ द थिंग। आगे चलते हैं। So the dash effect implies that nominal interest rates tends to be high when inflation is high and low when inflation is low। कहता है ये कौन सा इफेक्ट है इसमें से, जिसका मतलब ये है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे अगर इन्फ्लेशन हाई होगा, एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लो होंगे जब इन्फ्लेशन लो होगा। ठीक है जी। तो समझ लेते हैं इसके बारे में कि ये फिशर इफेक्ट क्या, बेसिकली ये फिशर इफेक्ट है। फिशर इफेक्ट का मतलब ये होता है, हम इस इफेक्ट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है। सो द फिशर इफेक्ट इज अ टेंडेंसी फॉर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो फिशर इफेक्ट में यही चीज़ है कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ना, वो इन्फ्लेशन रेट को फॉलो करते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन रेट जैसे चेंज होता है वैसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। ठीक है। सो लेट्स सी, फिशर ने कहा है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है ये मॉनेटरी मेजर्स से इंडिपेंडेंट, इसको हम फिशर हिपोथेसिस भी बोलते हैं। यानी कि अगर मॉनेटरी मेजर्स में कोई चेंज आएगा तो उससे रियल इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं आएगा।
आपको याद है हमने क्लासिकल्स में क्लासिकल डिकोटमी पढ़ी हुई है, जिसमें भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था हमने कि रियल एंड मॉनेटरी सेक्टर अलग अलग है। अगर मनी वेरिएबल्स में चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट रियल वेरिएबल्स पर नहीं पड़ता। अभी यही चीज़ उसने यहाँ पे लिखी हुई है कि मॉनेटरी वेरिएबल्स में चेंज आने से रियल वेरिएबल यानी कि इंटरेस्ट रेट पर असर नहीं पड़ रहा। So therefore the nominal interest rate will adjust to accommodate any changes in expected inflation। तो यानी कि अगर मॉनेटरी मेजर्स में चेंज आ रहा है, मनी वेरिएबल्स में चेंज आ रहा है, तो उससे मॉनेटरी वेरिएबल्स यानी कि नॉमिनल वेरिएबल्स में ही चेंज आएगा, रियल वेरिएबल्स में नहीं। ध्यान से इस चीज को समझो, नॉमिनल वेरिएबल्स मनी वेरिएबल्स सेम होते हैं, रियल वेरिएबल्स आर डिफरेंट थिंग, है ना। अच्छा, इस पर आप मेरी क्लास भी देख सकते हो, क्लासिकल डिकोटोमी वाली, और रियल एंड मॉनेटरी वेरिएबल्स में डिफरेंस पे भी एक वीडियो है, वो भी देख सकते हो। तो यानी कि मॉनेटरी मेजर्स जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, इसमें अगर चेंज आएगा तो उससे मॉनेटरी वेरिएबल्स में ही चेंज आएगा। मॉनेटरी वेरिएबल्स जैसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल वेरिएबल, उसमें चेंज आएगा, रियल वेरिएबल्स में नहीं। बात समझे? दैट इज बेसिकली फिशर इफेक्ट की रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। रियल इंटरेस्ट रेट ऐसे ही रहेंगे, उसमें चेंज नहीं आएगा। इन्फ्लेशन में चेंज आने से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा। सो नॉमिनल रेट्स राइज, अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई बढ़ने का चांसेस हैं, तो नॉमिनल रेट्स जो हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स राइज होंगे, बढ़ेंगे, रियल रेट्स स्टेबल रहेंगे, है ना। सो इसका फार्मूला भी हम एक इस तरह से करते हैं, दैट इज नॉमिनल रेट इज इक्विवेलेंट टू रियल रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। कभी भी आपको रियल वेरिएबल निकालना है तो हम रियल वेरिएबल कैसे निकालते हैं? नॉमिनल में से इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं, है ना। जो नॉमिनल है उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे तो रियल निकल आएगा। तो इसका फार्मूला भी थोड़ा समझ लीजिए, इसी तरह से है, नॉमिनल रेट विल बी इक्वल टू रियल रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ये फार्मूला अगर आपको जैसे मैचिंग वगैरह में पूछा जाए, फिशर इफेक्ट का फार्मूला क्या यूज करते हैं, सो दिस इज अ फार्मूला, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है ना, महंगाई बढ़ती है तो जो लेंडर्स है, लेंडर्स जो आपके लेंड कर रहे हैं, पैसे को दे रहे हैं, ब्याज पर दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने से जो लेंडर्स हैं वो हाई नॉमिनल रेट्स जो हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ने से हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो हमको भी तो अपनी परचेजिंग पावर पहले जितनी रखनी है। तो उस कारण वो जो लेंड कर रहे हैं पैसा, वो पहले से ज़्यादा रेट्स पर लेंड करने लग जाते हैं अपनी परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए, है ना। और जो बोरोअर्स हैं वो भी पहले से ज़्यादा पे करने को विलिंग हो जाते हैं, है ना, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, ऑब्वियसली चीज़ें हर कोई महंगी हुई है उससे। तो ये चीज़ इसमें आगे जो हमने ये है ना, ये सारे इफेक्ट्स भी समझ लेते हैं, टॉबिन इफेक्ट, बोमल इफेक्ट एंड पेटिंकन इफेक्ट। ये जो पेटिंकन इफेक्ट है, दैट इज, इसको हम बोलते हैं रियल बैलेंस इफेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। रियल बैलेंस इफेक्ट पेटिंकन के द्वारा दिया गया है, उसका वर्क मनी इंटरेस्ट एंड प्राइजेस में। इसमें ये चीज़ है कि जैसे प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ने से मनी की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है, तो उसके कारण डिमांड कम होती है। दैट इज़ अ वेरी, मतलब एक नॉर्मल सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये फिनोमेना है। फिर टोबिन इफेक्ट, टोबिन इफेक्ट में क्या है, दैट इज हमने टोबिन की डिमांड वाली थ्योरी पढ़ी हुई है ना, डिमांड फॉर मनी वाली। उसी से बेसिकली ये रिलेट है टोबिन इफेक्ट। टोबिन इफेक्ट इज रिलेटेड टू पोर्टफोलियो एंड ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। तो जो हमने बोमल टोबिन मॉडल फॉर मनी डिमांड पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड है ये टोबिन इफेक्ट। दैट रेफर्स टू द आइडिया दैट ए हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इंडिविजुअल्स हैं, जो फर्म्स हैं, वो कम कैश अपने पास होल्ड करेंगे, है ना। एंड मोर इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स, और ज़्यादा पैसा जो है वो इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स में लगाएंगे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है ना। तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने से डिमांड फॉर मनी कम होगी और इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स में वो अपने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये आपको याद है, यहाँ पर हम एक स्क्वायर रूट फार्मूला भी पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट फार्मूला, उसमें भी हम इसी तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज हायर। अगर हायर इंटरेस्ट रेट पर भी पैसा होल्ड ही करके रखते रहेंगे तो बिजली वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो हमको वो पैसा मार्केट में लगाकर इंटरेस्ट कमाना चाहिए ना कि डिमांड पैसा अपने पास रखना चाहिए होल्ड करके, है ना। इसी को यहाँ पे टोबिन इफेक्ट कहा गया है
कि दिस बिहेवियर इज अ रिजल्ट ऑफ पीपल मिनिमाइजिंग द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ फोरगोन इंटरेस्ट एंड ट्रांजैक्शन फीस, यानी कि इस कंबाइंड कॉस्ट को मिनिमाइज करने को टोबिन इफेक्ट कहा जाता है। कौन सी कंबाइंड कॉस्ट? देखिए, एक होता है कि अगर हम पैसा अपने हाथ में रख रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं मनी की, तो हम जो इंटरेस्ट मार्केट में चल रहा है उससे हाथ धो बैठ रहे हैं कि उसका फायदा हम नहीं ले पा रहे, दैट इज अ फोरगोन इंटरेस्ट, है ना। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं उस पैसे को मार्केट में लगा रही हूँ तब भी मेरा थोड़ा खर्चा हो रहा है, ब्रोकरेज फीस लग रही है, ट्रांजैक्शन फीस लग रही है, जैसे अब आपको स्टॉक मार्केट में भी लगाना है, वहाँ पे अकाउंट वगैरह खुलवाना, थोड़ा उसका कॉस्ट होता है, ब्रोकरेज फीस होती है ना। तो हमको इन दोनों को मिनिमाइज करके चलना होता है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन देम, कि इन इस कंबाइंड कॉस्ट को मिनिमाइज करने के बिहेवियर को हम टोबिन इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ आई? सो दैट इज उसके बाद आपका बोमल इफेक्ट है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। दैट इज बेसिकली बोमल कोस्ट डिसीज भी इसको बोलते हैं, नए नए इफेक्ट्स आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। बोमल कोस्ट डिसीज, इसका मतलब ये रहता है some sectors cannot easily increase productivity but still face rising wages because wage rise economy wide। देखिए क्या है इसमें बोमल कोस्ट डिसीज में, ये चीज़ है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स इकोनॉमी में होते हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल कर नहीं आ रही, पर तब भी उनको अपने वर्कर्स की वेजेस बढ़ानी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पूरी इकोनॉमी वाइड वेजेस बढ़ी हुई हैं। दूसरे सेक्टर्स में वेजेस ज़्यादा है, उन सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी भी निकल रही है, पर जिन सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी नहीं है उनको भी उनके जितनी ही वेजेस रखनी पड़ रही है, ठीक है। इकोनॉमी हैज़ टू सेक्टर्स, एक आ गया प्रोग्रेसिव सेक्टर, प्रोडक्टिविटी है ज़्यादा, स्टेगनेट सेक्टर जिसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। सो वेजेस जो है वो दोनों सेक्टर्स में बढ़ेंगी। अगर ये सेक्टर वेजेस बढ़ाएगा तो इसको भी वेजेस बढ़ानी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, चाहे उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है ना। तो स्टेगनेट सेक्टर जो है अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहा, दैट मीन्स आउटपुट पर वर्कर। सो उसका रिजल्ट यही है कि जो स्टेगनेट सेक्टर है उसमें कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि उसको भी अपनी वेजेस बढ़ानी पड़ रही हैं, और उन चीज़ों के प्राइजेस बढ़ेंगे जो स्टेगनेट सेक्टर में आते हैं, ठीक है जी। सो इसी को बोमल कोस्ट डिसीज उसने कहा। आगे चलते हैं। सो इन्फ्लेशन कन्फर्स नो बेनिफिट्स ऑन सोसाइटी, कहता है कि जो इन्फ्लेशन है इसका सोसाइटी को बेनिफिट नहीं होता, पर इट इम्पोजेस सेवरल रियल कॉस्ट। व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का कॉस्ट क्या होता है ये बेसिकली उसने पूछा है कि इनमें से बताओ इन्फ्लेशन की कॉस्ट के बारे में कौन सी चीज़ सही है। तो हम ये सारा समझते हैं। सो लेट्स सी, पहले भी उसने क्या कहा है, शू लेदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड मनी होल्डिंग्स। बेसिकली शू लेदर कॉस्ट क्या होती है? शू लेदर कॉस्ट महंगाई का इतना बढ़ जाना है ना, कि आप पैसे को इतना महंगाई होगी कि आप पैसे को अपने पास अब होल्ड करके नहीं रख रहे, आपने पैसे जमा करवाए हुए हैं बैंकों वगैरह में, और बार बार आप बैंकों से पैसा निकलवाने जा रहे हो, फिर अपनी ज़रूरी चीज़ों पर खर्च कर रहे हो, फिर निकलवाने जा रहे हो। शू लेदर कॉस्ट आ रही है ना, एक आपके जूते भी तो घिस रहे हैं बार बार बैंकों में जाने से, उसी को उसने शू लेदर कॉस्ट का नाम दे दिया, ठीक है। सो बेसिकली कॉस्ट एसोसिएटेड विद, मतलब नाम उसका इस अकॉर्डिंगली उसने रखा है, कंसेप्ट याद रहे आपको शू लेदर कॉस्ट, कि हम बार बार हमारे बैंक्स में जो चक्कर है, हम बार बार बैंक में हमारे चक्कर बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसी से आप याद रख सकते हैं शू लेदर कॉस्ट, शू पर भी, शू के लेदर भी घिस रहे हैं इससे, उस पर भी आपका कॉस्ट आ रहा है। लेट्स सी, कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड मनी होल्डिंग्स, वही चीज़ है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आपने अपने पास पैसा होल्ड करना कम कर दिया, ठीक है। सो शू लेदर कॉस्ट एग्जांपल इज मेकिंग, देखिए फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू बैंक, बार बार आप बैंक में जा रहे हो स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ कैश विड्रॉ करवाने, टू अवॉइड लॉसिंग इट्स वैल्यू टू हाई इन्फ्लेशन, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन के चलते अगर आप अपने पास पैसा रखोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, है ना। तो इसीलिए बार बार बैंकों से पैसा निकलवाने जा रहे हो। तो वही है कि ये कॉस्ट सिर्फ वही वो नहीं है कि गैस या आपका बस फेयर पे कॉस्ट आ रहा है ना, पेट्रोल पे खर्चा आ रहा है, सिर्फ यही कॉस्ट नहीं, असल में आपका टाइम भी यहाँ पे बहुत लग रहा है ना आने में जाने में। सो इसी को शू लेदर कॉस्ट बोलते हैं कि बार बार फ्रीक्वेंट ट्रिप्स बैंक के कारण आपका बस फेयर, आपका जो वो लग रहा है डीजल पेट्रोल का खर्चा, टाइम एफर्ट लग रहे हैं, है ना, बार बार जाना आना, तो दैट इज द बेसिकली शू लेदर कॉस्ट। अब वो टाइम को आप अपने लेयर में अपने काम में यूज कर सकते थे, पर बार बार आपको शूज डालने या फिर जाना फिर आना है वापस, तो वो चीज़। सो फ्रीक्वेंट बैंक रन्स, दैट इज ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन यू माइट गो टू द ATM डेली टू गेट जस्ट इनफ कैश, इतना कैश निकलवाने के लिए कि आपके रोज के खर्चे हो जाए।
ठीक है, रेदर देन ए वीक्स, मतलब एक हफ्ते का भी नहीं आप विड्रॉ कर रहे कि अपने पास पैसे रखूंगा तो उसकी वैल्यू कम होगी, आप रोज रोज पैसे निकलवा रहे हैं ताकि बैंकों में थोड़ा बहुत उसका वैल्यू बना रहे। टू मिनिमाइज हाउ मच मनी सिट्स आइडल लॉसिंग, कि जितना पैसा आइडल रहेगा उसकी परचेजिंग पावर कम होती जाएगी, है ना। तो अगला यहाँ पे हमने कॉस्ट पढ़ा था, मेन्यू कॉस्ट बी ऑप्शन पर। मेन्यू कॉस्ट बी बिल्कुल इन्फ्लेशन का ही कॉस्ट है। मेन्यू कॉस्ट बेसिकली ऐसा कॉस्ट है कि एक जो कोई भी बिजनेस है वो बार बार अपने प्राइजेस चेंज कर रहा है, उस पर भी उसका कॉस्ट लग रहा है ना। मोर फ्रीक्वेंट प्राइस एडजस्टमेंट्स, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो उसको अपना सारा मेन्यू, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर रेस्टोरेंट में मेन्यू है, प्राइस लिस्ट है, उसको दोबारा से चेंज करना पड़ रहा है, उसके ऊपर भी उसका कॉस्ट लग रहा है। सो मेन्यू कॉस्ट ये भी इन्फ्लेशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव प्राइसेस, ये था थर्ड पॉइंट हमारा। सो दैट मीन्स कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो रिलेटिव प्राइसेस को भी डिस्टॉर्ट कर सकती है, मेकिंग इट हार्डर टू मेक इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक डिसीजन। अब रिलेटिव प्राइसेस क्या होते हैं, मतलब कि इन कंपैरिजन टू अदर गुड्स प्राइसेस जो है ना, कि दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में इस गुड का प्राइस, दैट इज रिलेटिव प्राइसेस। सो इन्फ्लेशन जो है वो रिलेटिव प्राइसेस की का वेरिएशन, चेंजेस ऑब्वियसली वो भी बढ़ते हैं। वहीं पर आता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिलेटिव प्राइसेस के कंटेक्स्ट में। अगर हम देखें कि अगर एक चीज़ महंगी हो गई है तो आप अपनी डिमांड दूसरी कमोडिटी की तरफ शिफ्ट कर देंगे जो उसका सब्स्टिट्यूट है, जो उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। सो रिलेटिव प्राइसेस को भी इन्फ्लेशन जो है वो डिस्टॉर्ट करता है। अगला डी ऑप्शन हमने पढ़ा था अनइंटेंडेड चेंजेस इन टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने से, प्राइसेस बढ़ने से। सो अगला हमने पढ़ा आर्बिट्रेरी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बिल्कुल, जो इन्फ्लेशन है वो वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है बिटवीन बोरोवर्स एंड लैंडर्स, स्पेशली इफ इट इज अनएक्सपेक्टेड। तो देखिए अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन्फ्लेशन कैसे करेगा। अगर मान लीजिए जब महंगाई कम थी तो मैंने पैसे उधार लिए थे, है ना, 2% के अकॉर्डिंगली मान लीजिए। अब महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है तो अब बोरोवर अगर 2% के अकॉर्डिंगली ही पैसे वापस कर रहा है तो बोरोवर को तो यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है लोन रीपे करना। ये सेम चीज़ हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ी थी कि बोरोवर्स को लोन रीपे करना इन्फ्लेशन में सस्ता पड़ रहा है ना, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग ही पहले 2% के अकॉर्डिंगली लिया था। तो अब क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ने से परचेजिंग पावर पैसे की कम हो गई, अब 2% के अकॉर्डिंगली अगर वो रीपे कर रहा है तो उसकी वैल्यू कम है पहले से, तो बोरोवर्स को वो चीज़ सस्ती पड़ रही है। जबकि लैंडर्स जो हैं उनको महंगी पड़ रही है कि उन्होंने पहले जब लोन दिया था तब प्राइजेस कम थे, अब जब वो लोन वापस ले रहे हैं तो प्राइजेस ज़्यादा है, पर उनको अमाउंट अगर सेम ही मिल रहा है ना, अमाउंट सेम मिल रहा है, दैट मीन्स उनको लॉस हो रहा है। तो दैट इज इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ। सो इसलिए ये जो सारे ऑप्शंस थे आपके ये यहाँ पर सही थे। शू लेदर कॉस्ट, मेन्यू कॉस्ट, रिलेटिव प्राइसेस का वेरिएशन, टैक्स लाइबिलिटीज में चेंजेस होना या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना, ABCDE। आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। अब इनमें से करेक्ट कौन सा है। सो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटर मॉडल्स इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन GNP। कहते हैं एक्सेलरेटर के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज प्रोपोर्शनल। देखो एक्सेलरेटर का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेटर का फार्मूला हम बिल्कुल मल्टीप्लायर से उल्टा लिखते हैं, है ना, दैट इज द बेसिकली मल्टीप्लायर कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आ रहा है ना। सो एक्सेलरेटर का फार्मूला हम इससे उल्टा बना देंगे कि इनकम में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटर इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन GNP, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगला है आपका रियल रेट इज द, अभी मैंने ये आपको फार्मूला समझाया था, उसमें हमने क्या लिखा था कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, ऐसे करके वो किया था हमने फार्मूला। दैट मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड द रियल इंटरेस्ट रेट तो नॉमिनल में से आपको इन्फ्लेशन माइनस करना है, प्लस थोड़ी ना करना है, तो ये तो गलत हो गया। फिर हायर द रियल इंटरेस्ट रेट हायर इज द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा आपका कैपिटल का रेंटल कॉस्ट उतना ज़्यादा आएगा। अभी नीचे जाके इसको पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक कंसेप्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कंसेप्ट है। सो A एंड C सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक स्टॉक कंसेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे A एंड C सही है। तो थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन अब देख लेते हैं। सो ठीक है, एक्सेलरेटर के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट
इज प्रोपोर्शनल टू जीएनपी चेंज, ठीक है। ये भी मैंने आपको ऑप्शन समझा दिया। तो ये ऑप्शंस देखिए, रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हाइयर इज द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाइयर रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस द कॉस्ट, क्योंकि अगर रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बोरोइंग की कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, बोरोइंग की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। सो दैट मीन्स कैपिटल, मेकिंग कैपिटल मोर एक्सपेंसिव टू रेंट, की यानी कि अगर पूंजी हम रेंट पे दे रहे हैं, पूंजी का जो रेंट है वो विजली पहले से बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो पूंजी जो है, कैपिटल जो है, उसका रेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लो कंसेप्ट है, इट मेजर्स द चेंज इन, देखिए कैपिटल स्टॉक एक स्टॉक कंसेप्ट है ना। सो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट इज मेड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, जो स्टॉक है जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी चीज को मेजर करते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, वो स्टॉक है। जो फ्लो है इट मेजर्स द चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो बेसिकली अपना ये होता है ना, डेल्टा के इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कैपिटल में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज आया, दैट इज ए इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज ए फ्लो कंसेप्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक स्टॉक कंसेप्ट है, बेसिकली इसको भी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, इस टाइम कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, पॉलिसी रेट्स को भी हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, है ना। सो दैट इज स्टॉक कंसेप्ट बेसिकली। आगे चलते हैं, बाकी जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस हैं उसमें मैंने स्टॉक एंड फ्लो वाली पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुई है चीज़ें। तो ये देखिए, इसको हम किससे मैच करेंगे, लेट्स सी, बैंक रन क्यू रेशो। क्यू रेशो तो हमने पढ़ा कि क्यू रेशो को आप टोबिन से मैच कर देंगे, क्यू रेशो टोबिन, बी का फोर्थ आ गया यहाँ पर, तो यहीं पर हमें लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सो जेन्युइन सेविंग का कंसेप्ट आपका पेयर्स ने दिया है, मतलब समझाती हूँ, माइक्रो फाइनेंस आपका यूनस ने दिया है। तो लेट्स सी, हम सारे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। बैंक रन डायमंड ने, बैंक रन इज व्हेन कस्टमर्स विड्रॉ देयर डिपॉजिट्स फ्रॉम ए बैंक एट द सेम टाइम ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट द बैंक सॉल्वेंसी। बैंक रन एक ऐसा कंसेप्ट है जब कस्टमर्स अपने डिपॉजिट्स को बैंक से सेम टाइम पर विड्रॉ कर रहे हैं कि उनको बैंक में कुछ मतलब शक हो रहा है उसकी सॉल्वेंसी के बारे में। तो द डायमंड डायबुइक मॉडल एक्सप्लेन्स द बैंक रन्स कैन बी यूज्ड बाय पैनिक, है ना, एज डिपॉजिटर्स मूव टू विड्रॉ देयर फंड्स व्हेन दे वरी, बैंक की सॉल्वेंसी के बारे में उनको खतरा कुछ लगे ऐसा, तो वो पैसा अपना फटाफट निकलवाना शुरू कर देते हैं, दैट इज द बैंक रन। टोबिन क्यू, जिसमें हम ये क्यू रेशो पढ़ते हैं, क्यू रेशो इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ओवर टोटल एसेट्स। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि अगर क्यू रेशो हाई है दैट मीन्स फर्म विल इन्वेस्ट मोर, इफ क्यू इज लेस देन 1 देन फर्म विल फाइंड प्रॉफिट बिकॉज वैल्यू ऑफ, एक मिनट, हाँ, क्यू रेशो अगर ज़्यादा है तो अपना इन्वेस्टमेंट मोर होगी, एंड अगर क्यू कम है 1 से, इफ क्यू इज लेस देन 1 दैट मीन्स कंपनी इज अंडर वैल्यूड, क्यू ग्रेटर देन 1 तो ओवर वैल्यूड है, सो दैट मीन्स फर्म विल इन्वेस्ट मोर, ठीक है ना। सो दैट इज द टोबिन क्यू रेशो। तो आगे आ गया आपका डेविड पीर्स, जो हमने जेन्युइन सेविंग्स का पढ़ा था। सो डेविड पीर्स वाज इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेन्युइन सेविंग्स। सो जेन्युइन सेविंग्स का कंसेप्ट वैसे सबसे पहले हैमिल्टन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। और ये जो हैमिल्टन थे दैट इज अ पीएचडी स्टूडेंट ऑफ डेविड पीर्स, बेसिकली वर्ल्ड बैंक एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट एंड पीएचडी स्टूडेंट ऑफ डेविड पीर्स। जेन्युइन सेविंग इज ए मेजर ऑफ वेल्थ का मेजर, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझ लो। जेन्युइन सेविंग्स बड़ा दिलचस्प कंसेप्ट है, दैट इज ए मेजर ऑफ वेल्थ की मेजरमेंट जिसमें ह्यूमन वेल्थ आती है, नेचुरल वेल्थ आती है, इकोनॉमिक वेल्थ आती है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब जेन्युइन सेविंग्स कैलकुलेट होती हैं दैट इज इक्वल टू जीडीपी में से हमने प्राइवेट पब्लिक कंजम्पशन माइनस कर दी, नेट फॉरेन बोरोइंग्स माइनस कर दी, जो प्रोड्यूस्ड एसेट्स है उनकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, एजुकेशन पर जो स्पेंडिंग, क्योंकि एजुकेशन इज ए ह्यूमन कैपिटल पर जो स्पेंडिंग हुई है उसको प्लस कर दिया, रिसोर्स डिप्लीशन माइनस कर दिया, पोल्यूशन डैमेज माइनस कर दिया। तो आप ऐसा ही समझ सकते हो कि जो ट्रेडिशनल सेविंग्स हैं उस पर हम रिसोर्स डिप्लीशन जितना हुआ है ना उसको माइनस कर देते हैं, इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन को माइनस कर देते हैं, और जो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उनको ऐड ऑन कर देते हैं,
ठीक है जी, अगला आ गया आपका माइक्रो फाइनेंस। सो माइक्रो फाइनेंस क्या है? माइक्रो फाइनेंस अब कंसिस्ट ऑफ, हमने इसमें पढ़ा अपना माइक्रो फाइनेंस, एक मिनट, ये माइक्रो फाइनेंस यूनस है ना, यूनस। तो इसका मतलब माइक्रो फाइनेंस ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करती हैं, जिनके पास कन्वेंशनल बैंकिंग असेस नहीं है ना। सो माइक्रो क्रेडिट हो गया, स्मॉल लोन्स देने पुअर क्लाइंट्स को, स्मॉल बिजनेसेस की हेल्प करनी, फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लो इनकम पॉपुलेशन तक पूरा फाइनेंस की पहुंच करनी, सोशली मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, मोर इसोलेटेड एरियाज में रहते हैं, जोग्राफिकल ऐसे एरियाज जो इसोलेटेड है जहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुँच रही है ना, तो उन एरियाज तक फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुँचाना, ये चीज़। फिर आगे देखो, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ये वही है जिस फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं आपकी कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, जब हम डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम आपकी ये पढ़ते हैं कैश बैलेंस अप्रोच, अपना आगे ना फिशर का आता है, फिर कैम्ब्रिज आता है कैश बैलेंस अप्रोच। फिर उसके बाद ये देखिए, लेट्स सी, सो ये कैश बैलेंस अप्रोच जो हम कैम्ब्रिज अप्रोच पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फिशर की थ्योरी पढ़ते हैं डिमांड फॉर मनी की, फिर उसके बाद हम कैश बैलेंस अप्रोच पढ़ते हैं कैम्ब्रिज की। फिर आपका क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आ गई, ये फ्रीडमैन की है, जो फ्रीडमैन की ये पढ़ते हैं, रीफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिर बोमल थ्योरी ऑफ मनी आ गई इसमें, उसके बाद उसने केन्स की मिस की हुई है, मतलब उसमें नहीं है पॉइंट्स में। बोमल थ्योरी ऑफ मनी आ गई, और अब बोमल के बाद पटिंकन का रियल बैलेंस इफेक्ट आया, ठीक है। सो अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको लगाना है। सो मैं आपको इनके ऑथर्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा फिलिप्स कर्व है, दैट इज़ 1958 में फिलिप्स कर्व आया था, जिसमें हम पढ़ते हैं नेगेटिव रिलेशन है वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, और इस तरह से हम वेजेस, इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशन को प्रेजेंट करता है। फिलिप्स कर्व 1958 में आया था। रैशनल एक्सपेक्टेशंस, क्लासिक अपना न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, रैशनल एक्सपेक्टेशंस, पूरी क्लास है इस पर मेरी पड़ी हुई है चैनल पर भी, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। सो दैट थ्योरी इज गिवन बाय जॉन मुथ इन 1961। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है, जिसमें लोगों को रैशनल कंसीडर किया जाता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो लोग उसको अगर प्रिडिक्ट कर लेते हैं रैशनली तो पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, जिसमें हम आगे पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। सो 1956 में सोलो मॉडल 1956 में डेवलप्ड हुआ था। रैशनल एक्सपेक्टेशंस आ गई आपकी 1961 में, फिलिप्स कर्व आ गया 1958 में, ठीक है। सो मैंने सारी डेट्स आपको दिखा दी हैं। अब अपने अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगा सकते हो। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रस्ट एंड मनी 1936 केन्स, ये सब हमने क्लासेस में अपनी पढ़ी हुई है, बुक्स एंड ऑथर्स वाली क्लास में, है ना। और एडम स्मिथ की थ्योरी जो थी अपना इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आई थी। ये इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कहता है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट में बैंक रेट, कैश रिजर्व रेट, SLR, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये सारे आ जाते हैं। रटवाए हुए हैं मैंने अपनी क्लासेस में, आपको रटवा रटवा कर मुझे इस तरह रट चुके हैं कि नींद में भी पूछ लोगे कभी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं। तो टैक्स रेट जो है आपका, ये फिस्कल पॉलिसी का टूल हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है आपका फिस्कल पॉलिसी का टूल हो गया। मैं एक बार चार्ट भी आपको सारा दिखा देती हूँ, लेट्स सी। सो ये देखिए, ये आपके हो गए मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ये सारे रेट्स हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ये क्वालिटेटिव हो गए। फिस्कल पॉलिसी के टूल्स में आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, टैक्सेस आ गया, पब्लिक डेप्ट आ गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग, पब्लिक बजट भी ले सकते हो इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। राइज इन द नॉमिनल स्टॉक ऑफ मनी कॉजेज। नॉमिनल स्टॉक ऑफ मनी बढ़ेगा तो उससे क्या होगा।
दैट इज अ नॉमिनल स्टॉक ऑफ मनी। हाँ ठीक है, सो लेट्स सी रिलेशनशिप समझते हैं थोड़ा यहाँ पर। अब नॉमिनल स्टॉक ऑफ मनी का यहाँ पे मतलब है कि वो मनी सप्लाई की बात कर रहा है, ठीक है, मनी सप्लाई की बात कर रहा है। अब थोड़ा ना इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़कर हम समझते हैं एग्जाम में जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो देखो कि मनी सप्लाई का एंड इंटरेस्ट रेट का रिलेशन क्या होता है, अभी वो याद करो आप, ठीक है, क्योंकि सभी ऑप्शंस में उसने यही चीज दी हुई है, इंटरेस्ट रेट है, इनकम है ना, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ने से इंटरेस्ट रेट पर एंड इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पे ये रिलेशनशिप आपको सोचना है एग्जाम में, ठीक है, ये रिलेशनशिप सोचना है। तो चलो देखते हैं कि मनी सप्लाई का इंटरेस्ट रेट पर एंड इनकम पर क्या प्रभाव रहता है। बेसिकली अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी दैट लीड्स टू सरप्लस ऑफ मनी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट पर एक डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो लेंडर्स हैं दैट हैव टू कम्पीट टू लेंड आउट द एक्सेस फंड्स। अब मनी सप्लाई ज़्यादा है, अब लेंडर्स हैं उनके पास सप्लाई ज़्यादा है पैसे की, तो उनको भी तो पैसा अपना देना है कि भाई लोग बोरो करें हमसे, लेते रहे, है ना। इंटरेस्ट रेट पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा, सप्लाई पैसे की ज़्यादा हो जाएगी तो उन पर प्रेशर है कि सप्लाई ज़्यादा तो डिमांड भी पैसे की होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे जो लेंडर्स हैं, है ना, ताकि पैसे की सप्लाई उनके हाथ से थोड़ी कम हो, तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली कम होंगे। अब इंटरेस्ट रेट एंड इनकम का क्या रिलेशन रहता है, इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, अब सस्ते पर लोन मिल रहा है तो लोग लेंगे ना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, तो इनकम जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। सो देयरफॉर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अगला देखिए, हाँ कहते हैं देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, दिस इज ड्यू टू, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में इनवर्स रिलेशन रहता है, जो हम ऐसे शो नहीं करते होते कि इस साइड हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, इस साइड हम स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी लेते हैं। सो कम इंटरेस्ट पर ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इनफाइनाइट हो गई, कब हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना, परफेक्टली इलास्टिक, कि अगर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो स्पेकुलेशन ज़्यादा होगी, बिकॉज लोग वेट करेंगे कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तब हम मार्केट में पैसा लगाएंगे। सो दैट इज बेसिकली रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस, क्योंकि अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, रैशनल एक्सपेक्टेशन, दे आर डिफरेंट थिंग्स, इसके बारे में मेरी अलग क्लास है, आप देखकर इसको समझ सकते हैं। सो रिग्रेसिव expectation hypothesis, that is the model that describe how people expect interest rate to change, वही चीज की people expect interest rate to fall if they rise above their long term average, वही चीज कि इंटरेस्ट रेट के बारे में बेसिकली जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस उससे रिलेट करता है। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस, रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस, ये हम न्यू क्लासिकल्स, न्यू केन्जियंस जब पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं, है ना। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन आपका फिलिप कैगान के दौरान 1956 में दिया गया, इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं, तो उसके लिए आप वो क्लास ज़रूर देख लेना मेरी, मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी अडेप्टिव रैशनल एक्सपेक्टेशंस वाली, ठीक है, तो वो ज़रूर देख लेना। आगे देखिए ISLM मॉडल, So in the ISLM model, under general recessionary condition as government expenditure rise, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर राइज करेगा तो इसमें से क्या क्या होगा, ये भी रिलेशनशिप है जो हमको देखना है, तो मैं आपको ये सारा रिलेशनशिप समझाती हूँ। उसने कहा है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इस पे बॉन्ड प्राइस पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट, डिमांड, इन चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले हम थोड़ा ये रिलेशनशिप समझ लेते हैं। तो हम कौन सा रिलेशन देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या होगा, क्रोनोलॉजी सेट करनी है ना, कि अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा, देखिए जब गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है तो सबसे पहले डिमांड बढ़ती है कमोडिटीज़ की, लोगों, क्योंकि गवर्नमेंट जब खर्चा बढ़ाएगी कहीं ना कहीं लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, है ना, हम लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं, हम लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, जिससे इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज
एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज, हायर इनकम एंड आउटपुट आएगा। फिर उसके बाद अगला इम्पैक्ट इसका पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन डिमांड पर, वही चीज कि पैसे की डिमांड ट्रांजैक्शंस के लिए बढ़ रही है, मनी डिमांड ज्यादा हो रही है, पैसे की डिमांड ज्यादा हो रही है रेदर देन मनी सप्लाई, ठीक है। सो हायर इनकम इंक्रीजेज, इनकम लोगों की ज्यादा है तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है। अब अगला पॉइंट, अब ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है, लोग है ना अपने हाथ में पैसा ज्यादा रख रहे हैं, इनकम क्योंकि उनकी ज्यादा है। पीपल सेल बॉन्ड्स टू गेट मनी, अब यहाँ पर पैसे की डिमांड बढ़ रही है तो बॉन्ड्स को बेच रहे हैं अपने हाथ में पैसा ज्यादा रखने के लिए, खर्चा ज्यादा करने के लिए, तो लोग बॉन्ड्स को बेच रहे हैं टू गेट मनी। सो जब बॉन्ड्स बेची जाती हैं सो बॉन्ड सप्लाई बढ़ेगी और बॉन्ड का प्राइस कम होगी, बॉन्ड ज्यादा बिकने लग गई हैं, है ना, ज्यादा लोग अब नहीं खरीद रहे, बेच रहे हैं, तो बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी और उसका प्राइस कम हो जाएगा बॉन्ड्स का। सो ये चीज वही कि बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करना जिससे बॉन्ड्स के प्राइसेस कम होंगे। तो जब बॉन्ड्स के प्राइसेस कम होंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है, रिलेशनशिप ये याद रख लो। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली रिलेशन होता है इनमें, ठीक है। और बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट में भी नेगेटिव रिलेशन होता है, जब बॉन्ड प्राइस कम होता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हुई इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट कम होने से लोगों की एग्रीगेट इनकम कम हो रही है, ठीक है ना। सो दैट इज बेसिकली क्राउड आउट, हायर इंटरेस्ट रेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर देता है, हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी फिजिकल पॉलिसी में पढ़ते हैं, ठीक है। सो इनकम में इंक्रीज होगा। सो दैट वर द पॉइंट्स BEDAC। तो ये थे आपके। अब इसके अकॉर्डिंग ये देख लीजिए, सेकंड वाला था, मतलब ये क्रोनोलॉजी, पहले डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी पर आएंगे, फिर बॉन्ड्स बेची जाएंगी, बॉन्ड्स बेची जाएंगी तो बॉन्ड प्राइस फेल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगी जिससे एग्रीगेट इनकम बढ़ेगी। समझ गए? आगे चलते हैं। सो अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, तो ये भी ईयर्स इनके, अभी हमने इनमें से कुछ ईयर्स किए भी थे। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस फ्रीडमैन के द्वारा किस ईयर में आई? रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस डुसेनबेरी के द्वारा किस ईयर में आया? फिर एफिशिएंसी वेज हिपोथेसिस स्टिग्लिट्ज के द्वारा, रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस लुकेस के द्वारा। ये दोनों अलग है, ठीक है ना, एक कंफ्यूज मत हो जाना, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट इनकम हिपोथेसिस, एक होता है रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस, दैट आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। एक होता है हमारा रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस, दैट आर डिफरेंट, ठीक है। सो ये अब मैं इसका आपको नीचे दिखाती हूँ। देखिए ये जो आपकी इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम का इसने जिक्र किया ना, बाय कलेक्की, इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम बाय कलेक्की, तो ये 1933 में बेसिकली आई थी। कलेक्की की इकोनॉमिक थ्योरी इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है? दैट रेफर्स टू द आइडिया दैट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड जो है वो कम होती है। अब इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिमांड का सप्लाई से कम होना, है ना। इफेक्टिव डिमांड वो होती है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं, जो हम केन्स में पढ़ते हैं, है ना। सो इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम क्या है कि जब डिमांड कम है, ठीक है, सो डिमांड इज इनसफिशिएंट टू फुली यूटिलाइज द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सो ये इफेक्टिव डिमांड सबसे पहले प्रेजेंट की गई थी इसकी प्रॉब्लम कलेक्की के द्वारा 1933 में, ठीक है। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस आपकी आई 1956 में। सो 1933, 1956, ये सारे इकोनॉमिस्ट जो है, फिलिप का गान हो गया, नरलोव, मिल्टन फ्रीडमैन, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस से रिलेटेड है। फिर आपका रैशनल एक्सपेक्टेशंस आ गई 1961 में। ये आइडिया सबसे पहले जॉन मुथ के द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट लुकेस के द्वारा पॉपुलराइज हुआ था 1970s में। रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस डुसेनबेरी के द्वारा 1949 में आ गया। एफिशिएंसी वेज थ्योरी के साथ भी अलग अलग इकोनॉमिस्ट रिलेटेड हैं,
देखो 1984 में येलन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था एफिशिएंसी वेज थ्योरी से रिलेटेड, 1976 में स्टिग्लिट्स ने आर्टिकल पब्लिश किया था एफिशिएंसी वेज थ्योरी से रिलेटेड, एंड 19 मतलब अलग अलग इकोनॉमिस्ट रिलेटेड है। येलन एंड स्टिग्लिट्स का ही बेसिकली मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। इससे पहले मैंने क्लास लिया था, माइक्रो में था शायद वो क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको एफिशिएंसी वेज थ्योरी से रिलेटेड और भी इकोनॉमिस्ट बताए थे, अगर आपने वो देखा था क्लास तो। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। सो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। फोर्थ आंसर है इसका, ये सबसे पहले इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम आई थी, देन रिलेटिव इनकम हिपोथेसिस 1949 में, जो भी हमने पढ़ा 1949 ईयर पढ़ा था ना इसका। फिर आपका अडैप्टिव इनकम, अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस आ गई 1956 में। ठीक है, फिर आपका रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस जो है 1970s में ये हुआ पॉपुलराइज, है ना। फिर आपका आ गया एफिशिएंसी वेज हिपोथेसिस सबसे एंड में। ठीक है, सो ये देखिए, इन द केन्जियन सिस्टम एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय, कहता है मनी सप्लाई में अगर इंक्रीज होगा तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, वी नो, बट कैसे बढ़ेगी, उसके पीछे का इफेक्ट, उसके पीछे का रिलेशनशिप, लेट्स सी, समझते हैं उसको। तो इंक्रीज मनी सप्लाई में इंक्रीज होने से सबसे पहले क्या, बेसिकली जो डिमांड है बॉन्ड्स की वो बढ़ेगी, पैसे की सप्लाई बढ़ी है, डिमांड बढ़ेगी बॉन्ड्स की। तो जब डिमांड बॉन्ड्स की बढ़ेगी तो बॉन्ड्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा और इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा। तो ये रिलेशनशिप है यहाँ पर, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, लोगों के पास एक्सेस पैसा है, एक्सेस पैसा है तो लोग कहेंगे भी हम बॉन्ड्स को खरीदते हैं, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी। जब बॉन्ड्स का प्राइस, अब पीछे हमने जब पढ़ा था वहां पे लोग बॉन्ड्स को बेच रहे थे, उसके कारण उसका प्राइस कम हो रहा था और इंटरेस्ट बढ़ रहा था, है ना। यहाँ पे सब चीज उल्टी हो गई। सप्लाई वहां पे क्या था, डिमांड ज्यादा थी पैसे की, यहाँ पर अब सप्लाई ज्यादा, रिलेशन क्लियर हो रहे हैं ना सभी। सो मनी सप्लाई ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, बॉन्ड्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी, बॉन्ड्स का प्राइस बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट फेल होगा, इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आगे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है थ्योरीज का। ये आ गई आपकी। सो लेट्स सी, भैया क्वांटिटी थ्योरी है, इसी ऑर्डर में हम इसको पढ़ते हैं। ये अब सबसे पहले आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आएगी, यही ऑर्डर में हम इसको हमेशा ही ऐसे पढ़ते हैं। फिर कैम्ब्रिज की थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। फिर कैम्ब्रिज के बाद आपका इसमें उसने वो नहीं लिखे हुए, फ्रीडमैन, केन्स, है ना, वो है ही लिस्ट में। फिर बॉमल की पढ़ते हैं, बॉमल के बाद हम टोबिन की पढ़ते हैं। तो वही ऐसी है बी डी ऑप्शन। ठीक है, सो फिशर थ्योरी आपकी जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी 1911 में, कैम्ब्रिज का वर्जन अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा डेवलप करी गई थी अराउंड 19, मतलब इसके बीच में। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं बॉमल थ्योरी 1952 में, बॉमल के द्वारा इन्वेंट्री अप्रोच इसको बोला जाता है, टोबिन को पोर्टफोलियो अप्रोच बोलते हैं, 1956 में आई थी। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन आर करेक्ट, जीडीपी इज डिवॉइड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि जीडीपी जो है वो डबल काउंटिंग से फ्री है, डिवॉइड मतलब दैट इज फ्री फ्रॉम डबल काउंटिंग, यानी कि जीडीपी में डबल काउंटिंग नहीं होती, ये बोल रहा है, पर ये गलत है क्योंकि उसमें होती है। ठीक है, सो इसके बारे में भी आगे हम समझते हैं। डोनेशंस, वो कह रहा है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं, डोनेशंस आर इंक्लूडेड इन नेशनल, पर पहले वाला गलत है, बी भी गलत है, बिकॉज नेशनल इनकम में डोनेशंस इंक्लूडेड नहीं होती। आर्म्स आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम, आर्म्स का मतलब है जैसे मनी, फूड या ऐसा अदर मटेरियल दैट इज डोनेटेड टू पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। ठीक है, ये चीज़ें वो कहता है पर्सनल, हाँ ये पर्सनल इनकम में इंक्लूड हो सकती हैं, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बेसिकली। सो इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट, हाँ ये भी सही है, एंड फॉरेन वर्कर्स इनकम इज इंक्लूडेड इन जीएनपी बट नॉट इन
जीडीपी, फॉरेन वर्कर्स इनकम। तो याद करिए नेशनल इनकम के हमने सारे फार्मूले किए हुए हैं। फॉरेन वर्कर्स इनकम किस में इंक्लूड होती है, अभी आपको सारे फार्मूले दिखाती हूँ। सो लेट्स सी, ये पता चल गया। अब ये पर्सनल इनकम का एक बार फार्मूला देख लो। बेसिकली आर्म्स एक तरह से ट्रांसफर्ड पेमेंट्स होती हैं और पर्सनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड होती हैं, ठीक है। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये आपका पर्सनल इनकम का फार्मूला रहता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल पार्ट है, ठीक है। सो बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द गुड्स प्रोड्यूस्ड। इन्वेंट्री बेसिकली ऐसी स्टॉक आप ऐसा बोल सकते हो जो गुड्स प्रोड्यूस्ड है बट अभी सोल्ड नहीं हुए, मार्केट में बिके नहीं है, स्टोर्ड गुड्स आप बोल सकते हो, ठीक है। सो इन्वेंट्री रेफर्स टू स्टॉक ऑफ गुड्स। बेसिकली एज ए कंपनी होल्ड्स, आने वाली फ्यूचर सेल के लिए उसने एक स्टॉक गुड्स का रखा हुआ है, दैट इज द इन्वेंट्री, ठीक है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो चीज़ें इसका पार्ट, जो चीज़ें गलत थी, देखिए वो क्यों गलत थी। जैसे मैंने कहा जीडीपी इज, पहला था कि जीडीपी इज फ्री फ्रॉम डबल काउंटिंग, पर जीडीपी में डबल काउंटिंग होती है। बेसिकली जीडीपी कैलकुलेशंस कैन इंक्लूड डबल काउंटिंग इफ इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट एक्सक्लूडेड प्रॉपरली, ठीक है। अब ये डबल काउंटिंग ये होता है बेसिकली, जैसे मान लो कि एक फार्मर है ना, उसने ना 50 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया। अब उसने 50 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया तो उसमें से ये जो 50 रुपए का उसने वीट प्रोड्यूस किया उसमें से 30 रुपए का वीट बेकरी वाले ने ले लिया और इस 30 रुपए के वेट से आगे उसने अपना बेकरी का आइटम्स बनाया, दैट इज वर्थ बेसिकली 50 रुपीज़, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो टोटल जो जीडीपी यहाँ पे बनी, इन दोनों को ऐड करके टोटल जो प्रोडक्शन हुई है 50 + 50 100 हुई है, 100 हुई है ना। पर इसमें डबल काउंटिंग आ रही है। डबल काउंटिंग जीडीपी में इस तरह ही आती है। अब डबल काउंटिंग यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि ये 30 को हमने 2 बार नहीं ऐड कर लिया। इसने 50 की टोटल प्रोडक्शन करी थी, जिसमें 30, इसमें से उसने 30 रुपीज़ का वीट इसको दे दिया और इसने इस 30 रुपीज़ के वीट से आगे जो बेकरी की आइटम बनाई दैट इज़ वर्थ 50 रुपीज़। यानी कि इस 50 रुपीज़ की जो उसने बेकरी की आइटम बनाई उसमें ये वाला वीट भी तो ऐड था ना। तो ये इंटरमीडिएट वाला हमको यहाँ पे माइनस करना है, यानी कि 100 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगी तो टोटल यहाँ पे बेसिकली 70 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ है ना। सो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने का होता है कि जो आउटपुट टोटल मेरा निकला उसमें से इंटरमीडिएट आउटपुट जो है 30 रुपीज़ इसको माइनस कर देंगे तो ये डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाएगी। पर जीडीपी में डबल काउंटिंग हो सकती है ये, ठीक है जी। सो डोनेशंस नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा। फॉरेन वर्कर्स इनकम वो कह रहा था जीएनपी में इंक्लूड होती है पर जीडीपी में नहीं। बेसिकली फॉरेन वर्कर्स इनकम अर्नड विद इन ए कंट्री इज इंक्लूडेड इन जीडीपी। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है that includes the income earned by nationals of a country both domestically and abroad but excludes the income earned by foreign nationals within the country। अब जब हम ये फार्मूला करते हैं आपका जीएनपी जीडीपी का, तो इसमें जो आपके फॉरेन वर्कर्स की इनकम है ना, दैट इज इंक्लूडेड इन जीडीपी बट नॉट इन जीएनपी। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू factor income earned by residents from abroad minus factor income earned by foreigners विद इन कंट्री। ये फार्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज बेसिकली फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट्स, मतलब जो हमारे लोग जो हैं अब्रॉड से पैसा कमा रहे हैं माइनस उसमें से कर दें कि फॉरेन इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स विद इन द कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री में जो बाहर के लोग रहकर पैसा कमा रहे हैं। बात समझे, दैट इज अ नेट। अब मैंने क्या आपको कहा था कि अगर मुझे जीएनपी निकालना होता है तो इसका फार्मूला होता है कि जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दो। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जीडीपी में मुझे क्या प्लस करना है, वो वाली फैक्टर इनकम जो हमारे रेसिडेंट्स के द्वारा कमाई जा रही है ना, पर वो बाहर रह रहे हैं अब्रॉड में, माइनस वो वाली फैक्टर इनकम जो फॉरेनर्स यहाँ पर रह के कमा रहे हैं, है ना, ये चीज। अब उसने यहाँ पे कहा है इनकम अर्नड बाय द नेशनल्स, नहीं इसमें पॉइंट में, हाँ, फॉरेन वर्कर्स इनकम, फॉरेन वर्कर्स इनकम यानी कि फॉरेन का वर्कर जो है उसकी इनकम, यानी कि ये वाली
कि फॉरेन का कोई वर्कर यहाँ पे आके काम कर रहा है, दैट इज ये वाली चीज। अब अगर मुझे बेसिकली यहाँ से अगर मुझे जीडीपी निकालनी है, ठीक है, इसको उल्टा कर दो, तो जीएनपी में ये वाली इनकम जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉरेन वर्कर्स इनकम, ये प्लस हो जाएगी, और जो हमारे लोग अब्रोड, यहाँ पे मैं ए लिख लेती हूँ जैसे अब्रोड, ये वाली माइनस हो जाएगी। तो जीडीपी में क्या ऐड हुआ है, जीडीपी में ये चीज ऐड हुई है, ये फॉरेन वर्कर्स इनकम वाली, एंड जो हमारे बाहर अब्रोड जाके काम कर रहे हैं वो माइनस हुई है। बात समझ रहे हो ना आप? तो उसी फार्मूले से ये चीज ड्राइव हुई है कि फॉरेन वर्कर्स इनकम इज इंक्लूडेड इन जी, क्योंकि जीएनपी में तो मैंने वो माइनस किया था, है ना, पर जीडीपी में मैंने वो प्लस किया है। तो यहाँ पे इसने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं लिखा हुआ, अगर वो लिखा होता तो फिर हाँ होता कि हाँ वो जीएनपी में ऐड होता है। इसने लिखा है फॉरेन वर्कर्स इनकम, फॉरेन वर्कर्स इनकम की बाहर के लोग जो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, है ना। तो वो हम जब फार्मूला करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड विल बी इक्वल टू वो वाली इनकम जो हमारे रेसिडेंट्स कमा रहे हैं अब्रोड से, अब्रोड में रहकर पैसा कमा रहे हैं, और माइनस वो वाली इनकम जो फॉरेनर्स कमा रहे हैं हमारे कंट्री में। बात समझे हो? सो दैट्स व्हाई दैट फॉरेन इनकम इज इंक्लूडेड इन जीडीपी बट नॉट इन जीएनपी। इज इट क्लियर? सो ये चीज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। So expansionary monetary policy under adaptive expectations, anticipated expansionary monetary policy under rational expectations, money wage cut during a Great Depression and the presence of sizable menu cost। किसको किससे मैच करोगे? तो ध्यान से समझो। अब पहले उसने कहा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अंडर अडेप्टिव अब अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में क्या बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है थोड़ा। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस के दौरान अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लग गई तो क्या होगा, पॉलिसी इफेक्टिव होगी कि नहीं। देखिए अब अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में ये है कि भाई शॉर्ट रन में लोग रैशनली चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, है ना। मतलब अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई तो शॉर्ट रन में वो इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि लोगों को एक सही एक्सपेक्टेशंस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में हम यही पढ़ते हैं ना कि जैसे इन्फ्लेशन रेट 5% चल रहा था, ठीक है, पिछली बार 5% था, लोग इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% ही रहेगा, पर अगर हो असल में 7% गया है तो वो एक जो दैट इज अ बेसिकली एरर, है ना। लोगों की एक्सपेक्टेशन 5% थी, हो 7% गया, दैट इज अ फोरकास्टिंग एरर। अब वो धीरे धीरे लोग उस एक्सपेक्टेशंस पर पहुंचेंगे, यानी कि शॉर्ट रन में लोग गलत प्रिडिक्ट कर सकते हैं पर लॉन्ग रन नहीं गलत प्रिडिक्ट कर सकते। लॉन्ग रन में वो गवर्नमेंट पॉलिसी को सही प्रिडिक्ट कर लेंगे, यानी कि शॉर्ट रन में पॉलिसी इफेक्टिव हो सकती है। पॉलिसी इफेक्टिव कब होती है? जब लोग सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, है ना। सो यानी कि शॉर्ट रन में पॉलिसी इफेक्टिव हो जाएगी, लॉन्ग रन में नहीं। बात समझ गए? तो ये पॉलिसी इफेक्टिव वाली वही चीज़ है कि जो अडेप्टिव रैशनल अभी मैंने जिसका जिक्र किया था, जिस वीडियो का पिन करूंगी नीचे, वो सारी वीडियो जरूर देखना। फिर एंटीसिपेटेड एक्सपेंशनरी, अब ये रैशनल एक्सपेक्टेशंस में तो पॉलिसी इनफेक्टिव ही होगी, बिकॉज लोग रैशनली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फोरकास्टिंग एरर नहीं है वहां पे, है ना। सो पॉलिसी इनफेक्टिव, ठीक है। इन्फ्लेशन आएगा, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन लेके आएगी, पर वो इन्फ्लेशन की थ्रू जो गवर्नमेंट ने इम्पैक्ट डालना था एम्प्लॉयमेंट पर या अदर वेरिएबल्स पर, वो नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनफेक्टिव हो जाएगी, लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया था रैशनली। फिर मनी वेज कट ड्यूरिंग डिप्रेशन। अब डिप्रेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, मंदी के दौरान अगर मनी वेज कट किया जाए तो क्या होगा? पॉलिसी इज इनफेक्टिव विद ओनली जनरल डिफ्लेशन। अभी मैं आपको नीचे जाके इसका समझाती हूँ। प्रेजेंस ऑफ साइजेबल मेन्यू, वैसे आपको दो ऑप्शन से ही समझ आ गया कि ये वाला क्लियर है ना। ए वाले से आपने एलिमिनेट कर दिया, अच्छा सी से, ठीक है, दो से भी नहीं हो रहा वो। फिर डी का है प्रेजेंस ऑफ साइजेबल मेन्यू कॉस्ट, पॉलिसी इज इफेक्टिव विद नो जनरल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। सो लेट मी अंडरस्टैंड दिस। देखिए ये मैंने ए एंड बी वाले पॉइंट्स आपको समझा दिए ना, हमको सी एंड डी वाले समझने। सो मैंने क्या कहा था? मनी वेज कट ड्यूरिंग डिप्रेशन। सो इसको हमने सेकंड से मैच किया था, यानी कि पॉलिसीज इनफेक्टिव विद ओनली जनरल डिफ्लेशन। इसका क्या मतलब है समझिए। सो डिप्रेशन के हालात चल रहे हैं, मंदी के हालात चल रहे हैं। अब डिप्रेशन के दौरान अगर वेज कट की जाएगी, उससे डिफ्लेशन और ज़्यादा वर्सन हो जाएगा, है ना, और ज़्यादा वर्सन हो जाएगा। मतलब पॉलिसीज इनफेक्टिव, यानी कि यहाँ पे डिफ्लेशन रहेगा, मंदी के हालात रहेंगे, है ना, पर वेज कट करने से पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि मंदी के दौरान आपने किया तो और मंदी हो जाएगी वो, है ना। तो उस चीज को अगर कंपनसेट करने की कोशिश की जा रही है तो वो यहाँ पे नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ साइजेबल मेन्यू कॉस्ट,
अब साइजेबल मेन्यू कॉस्ट क्या है, दैट मीन्स, अब याद है अगर आपको मेन्यू कॉस्ट में क्या पढ़ते होते हैं कि प्राइस चेंज करने पर जो कॉस्ट लगती है ना, मेन्यू कॉस्ट। सो साइजेबल मेन्यू कॉस्ट है तो दैट मीन्स प्राइस स्टिकीनेस है, ठीक है। तो इस केस में अब न्यू केंजन में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि मेन्यू कॉस्ट होती है, प्राइस अल्टर करने पर भी कॉस्ट लगती है, तो इसलिए फर्म्स जो हैं वो अपने प्राइस को रिजिड रख कर चलते हैं, कांस्टेंट रख के चलते हैं, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, है ना, क्योंकि मेन्यू कॉस्ट जो है दैट एक प्राइस चेंज करने का भी कॉस्ट बेयर फर्म्स को करना पड़ता है, तो उस केस में फर्म्स फिर जो है अपने प्राइस को थोड़ा रिजिड रखते हैं, है ना। तो वही चीज़ आ गई नो जर्नल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, क्योंकि मेन्यू कॉस्ट के चलते अगर प्राइस अल्टर करने पर भी कॉस्ट लग रही है तो प्राइजेस बढ़ाने कम करने अवॉइड किए जाते हैं, तो प्राइस रिजिड रहते हैं, स्टिकीनेस यहाँ पे रहती है। और पॉलिसीज इफेक्टिव विद नो जर्नल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होगी, क्योंकि मेन्यू कॉस्ट है तो लोग रिजिड रखेंगे, प्राइस स्टिकीनेस होगी, जैसे हम केन्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और पॉलिसी इफेक्टिव है बिकॉज चेंजिंग इन प्राइजेस विल इफेक्ट, जो अगर प्राइजेस में चेंज आते हैं तो उस पॉलिसी का मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, इट विल लीड टू रियल इफेक्ट्स। अब अगर हम थोड़ा केंजियन न्यू केंजियन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे पढ़ा हो, तो यू नाउ कि केन्स में तो वैसे भी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि ठीक है पॉलिसी इफेक्टिव हो सकती है, पॉलिसी कैन बी इफेक्टिव, जबकि न्यू क्लासिकल्स में हमने पढ़ा था कि पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी बिकॉज रैशनली प्रोडिक्ट हो रही है। तो पॉलिसी इफेक्टिवनेस वाली चीज़ हम वैसे भी न्यू केंजियंस में पढ़ते हैं, जहाँ पे हमने मेन्यू कॉस्ट वाले कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। तो आप जस्ट उस चीज़ को देखकर ही मैच कर सकते हैं कि मेन्यू कॉस्ट आया है तो दैट मीन्स नो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, यानी कि रिजिडिटी, यानी कि केंजियन सिस्टम चला गया, यानी कि पॉलिसी इफेक्टिवनेस वाली बात आ गई, ठीक है ना। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना जिसका लिंक दूंगी। आगे ये देखिए, अब मैच करेंगे हम इसको, किसको किससे करेंगे मैच। लाइफ साइकिल हिपोथेसिस मोदी गलियानी का है, इकोनॉमिस्ट के नाम बहुत अच्छे से एग्जाम में याद रखकर जाने हैं। कैश बैलेंस अप्रोच हो गई। अब कैश बैलेंस अप्रोच जो कैम्ब्रिज का हम मॉडल पढ़ते हैं डिमांड फॉर मनी का, वो 2-3 इकोनॉमिस्ट ने दिया, मार्शल ने दिया, पिगू ने दिया, है ना। सो हमने मार्शल से मैच कर दिया। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी में पढ़ते हैं। टेबल इकोनॉमिक्स ये आपका फ्रांसिस क्विसने आ गया, ठीक है। ये देखिए लाइफ साइकिल हिपोथेसिस मोदी गलियानी, जैसे मैंने कहा कैश बैलेंस अप्रोच 2-3 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जिसमें हम पढ़ते हैं रेशियो ऑफ कांस्टेंट टू वेरिएबल कैपिटल, है ना। तो बहुत अच्छे से हमने मार्क्सियन थ्योरी स्टोरी की तरह पढ़ी हुई है। और ये टेबल ये इकोनॉमिक ये फ्रांसिस क्विसने। फिजियोक्रेटिक स्कूल, ये आपका जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना हम, हिस्ट्री ऑफ स्कूल, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में बेसिकली फिजियोक्रेटिक जो पढ़ते हैं उसमें ये कंसेप्ट आता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट से वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं आपको एग्जाम में, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ केंजियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन। कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू दी हुई है तो कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन इसमें से कौन सा होगा। सो लेट्स सी, ये है ना। तो अब देखो उसने मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो फार्मूला क्या होता है मल्टीप्लायर का, ये होता है। तो अगर ये 4 है तो एमपीएस कितना आएगा आपका, एमपीएस विल बी 1/4। 1/4 का मतलब कितना हुआ 0.25। अब देखो कि इस इक्वेशन में आपका एमपीएस 0.25 जा रहा है, इस इक्वेशन में जा रहा है 0.25, सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आगे देखिए, कहते हैं इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, अगर एमपीसी आपकी 0.8 है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ यहाँ से, अगर लिखा हुआ समझाऊंगी तो इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, है ना। सो लेट्स सी, एमपीएस उसने कितना दे रखा है, 0.8 दे रखा है। इनिशियल इंक्रीज जो है टैक्स रेवेन्यू में बाय द गवर्नमेंट 100 दे रखा है। तो नेशनल इनकम पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि आपको चेंज इन वाई यहाँ पे पता करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, अब इस अकॉर्डिंगली अगर देखें तो हम पहले कंज्यूम है ये, सॉरी
ये अब टैक्स मल्टीप्लायर का कंसेप्ट आ गया, टैक्स मल्टीप्लायर दैट इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी, है ना। तो अब टी मुझे डेल्टा टी मुझे पता है, डेल्टा वाई पता करना, और मल्टीप्लायर मुझे पता, मल्टीप्लायर यहाँ से पता कर लेंगे हम, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अच्छा, पर यहाँ पे एक चीज और है कि क्योंकि उसने टैक्सेस की बात करी है, यानी कि उसने टैक्स मल्टीप्लायर की बात करी है, तो ये जो मल्टीप्लायर का हम फार्मूला यूज करते होते हैं ना, ये आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है ना। दिस इज अ फार्मूला ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, यानी कि यहाँ पर मुझे टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला यूज करना है, जो कि ये होता है माइनस MPC ओवर 1 माइनस MPC। दिस इज अ फार्मूला ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर। तो यानी कि माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8, और टैक्स मल्टीप्लायर आपका हमेशा जो है वो माइनस में ही आता है, माइनस में ही आता है, -4। सो द टैक्स मल्टीप्लायर विल बी -4 कटिंग करके, है ना। अब उस चीज को यहाँ पे पुट कर दो, -4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और डेल्टा टी कितना दिया, 100 दिया था उसने, यानी कि डेल्टा वाई -400 आया। तो क्यों, क्योंकि अब देखो ना, जब टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इनकम में चेंज कम हो रहा है, सो दैट्स वाई आपका टैक्स मल्टीप्लायर भी हमेशा नेगेटिव में आता है। सो -400 विल बी योर आंसर, नेशनल इनकम -400 होगी, कम होगी, ठीक है जी। ठीक है, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट न्यू क्लासिकल अप्रोच। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको न्यू क्लासिकल, न्यू केंजियंस, रैशनल, अडेप्टिव, इनमें से आ रहे हैं। ठीक है, सो न्यू क्लासिकल अप्रोच के बारे में इसमें से क्या सही है, मेन इसका प्रोटोगोनिस्ट लुकेस है, बिल्कुल देखते हैं, ये आगे पढ़ते हैं। लुकेस ने ही आपका ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है दैट इज एमर्ज्ड इन द अर्ली 1970s थ्रू द वर्क ऑफ रॉबर्ट लुकेस। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब बी में है इट इज बेस्ड ऑन अडेप्टिव, नहीं जी, न्यू क्लासिकल सिस्टम अप्रोच, पहले भी मैं कितने क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ, इट इज बेस्ड ऑन रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस। ठीक है, सो बी वाला गलत है, मैं लिख देती हूँ, बी वाला गलत है, ए वाला सही था, बी वाला गलत है। सी, इट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 1950s, नहीं 1970s में डेवलप्ड हुआ। ठीक है, सी भी गलत हो गया। कंप्लीट वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल सही। जब भी मैं क्लासिकल्स का जिक्र करती हूँ तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है ना, कि शॉर्ट रन में ऊपर नीचे हो सकता है, लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम होगा, है ना। सो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइजेस, वेजेस, इसी की बात आती है। मार्केट क्लियरिंग वेज रेट, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ठीक है, ये रहती है इसकी assumptions, ये वाला ठीक है। फिर ई में उसने क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, हाँ रैंडम, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो रैशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, उसमें मतलब फोरकास्टिंग एरर नहीं होती, पर रैंडम एरर हो सकती है। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल से भी समझाया था, लेट्स सी रैशनल एक्सपेक्टेशंस, इसमें हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, अनलाइक अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, रैशनल एक्सपेक्टेशन में पीपल जो है वो सिस्टमेटिक एरर्स नहीं मेक करते व्हेन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। एनी और फोरकास्टिंग में कोई भी एरर्स अगर होते हैं वो रैंडम हो सकते हैं, नेचर में रैंडम, यानी कि टेम्परेरी किस्म की एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई सिस्टमेटिक एरर्स नहीं होते जैसे अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में होते हैं। ठीक है, सो इसलिए आपका यहाँ पे सेकंड वाला जो है वो सही है। फिर आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, वही फिर से आ गया उसमें से कि पॉलिसी इनइफेक्टिव प्रोपोजिशंस की assumptions कौन सी नहीं है। पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस, वही न्यू क्लासिकल सिस्टम की बात हो रही है, जिसमें पॉलिसी इनइफेक्टिव इसलिए होती है बिकॉज लोग रैशनली प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ए वाला बिल्कुल सही है, मतलब assumption है पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस का। ठीक है, बी में क्या कहा है, पॉलिसी चेंजेस आर नॉट एंटीसिपेटेड, पॉलिसी चेंजेस जो हैं वो अनएंटीसिपेटेड है। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि रैशनल एक्सपेक्टेशन हिपोथेसिस में तो पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस में तो पॉलिसी चेंजेस जो हैं वो एक्सपेक्ट की जाती हैं, एंटीसिपेट की जाती हैं, है ना। मींस कहने का मतलब, क्वेश्चन पूरा नहीं है, ए में जो हमने पढ़ा था ना कि पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू रैशनल एक्सपेक्टेशन, वो ठीक था assumption। बी में हमने पढ़ा कि पॉलिसी चेंजेस एंटीसिपेट नहीं होती, वो गलत है, क्योंकि एंटीसिपेट होती है, यानी कि ये assumption नहीं है। तो उसने क्वेश्चन में यही पूछा कौन सी assumption नहीं है, यानी कि बी assumption नहीं है इसकी। ठीक है, फिर सी में है इकोनॉमिक एजेंट्स है फुल इन्फॉर्मेशन, ये भी बिल्कुल एक सही assumption है, इकोनॉमिक एजेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन है तभी तो वो पॉलिसी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं।
नॉमिनल वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन। नॉमिनल वेरिएबल्स जो हैं वो इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं नहीं, ये क्यों नहीं, ये असम्पशन इसकी नहीं है, आई विल टेल यू। सो बी एंड डी आपका यहाँ पे बेसिकली सही जवाब है। और आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो नेचुरल लेवल पर रहते हैं पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन में, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी मैं आपको आगे अभी जाके पढ़ाती हूँ। इनके बी एंड डी की जम्पशंस बेसिकली नहीं है, बाकी सारी जम्पशंस थी। सो हमको कौन से ऑप्शन समझने हैं, डी एंड डी, है ना। लेट्स सी, ये देखो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है पीपल अंडरस्टैंड हाउ द इकोनॉमी वर्क्स एंड हाउ द गवर्नमेंट, मतलब लोग समझ जाते हैं सारा कुछ, और जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जो हैं वो अल्टर नहीं होते, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अल्टर नहीं होते, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पर प्रभाव नहीं डाल पाती, तो एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट अपने नेचुरल लेवल पर रहते हैं। दैट्स वाई इट इज अजम्पशन, ये ठीक है पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस के बारे में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ये वाला नॉमिनल वेरिएबल्स इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये क्यों गलत था डी वाला, लेट्स सी। क्योंकि इसमें हमने पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस में तो बात ही ये पड़ी है ना कि जो वेरिएबल्स हैं वो इकोनॉमिक डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, यानी कि पॉलिसी इफेक्टिव नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पॉलिसी प्रिडिक्ट हो जाती है लोगों के द्वारा। ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दी थी कि जब प्राइजेस एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि बढ़ रहे हैं सही से वर्कर्स के द्वारा, तो वो हायर वेजेस की डिमांड करते हैं। हायर वेजेस की डिमांड करते हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो नया लेबर अगर हायर नहीं कर पा रहा, उसको एग्जिस्टिंग लेबर की वेजेस बढ़ानी पड़ रही है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। गवर्नमेंट चाह रही थी कि प्राइजेस बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट पर इम्पैक्ट पड़े, पर नहीं पड़ा, पॉलिसी इनइफेक्टिव हो गई, इकोनॉमिक डिसीजंस पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस चीज़ को एंटिसिपेट कर लिया कि जो प्राइजेस हैं बढ़ रहे हैं और उससे उनकी जो रियल इनकम है वो कम हो रही है, एंड द वर्कर्स डिमांड हायर इनकम, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट तक उसका असर पहुंच ही नहीं पाया। बात समझ गए हो वो चीज़। तो ये आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग लीड्स टू। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंगली अगर गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग गवर्नमेंट की बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे इंटरेस्ट रेट कम होगा। लेट्स सी कैसे। एक तो ना क्वेश्चंस एक पेज पे ना होने से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आंसर उसने पहले लिख दिया हुआ है, इसके ऑप्शंस हैं। A shift in the demand for loanable fund to the right. So wait, I will tell you. इसमें आपके A D E सही है ना, 2 मिनट। A D E उसने कहा है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे शिफ्ट इन द डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स टू द राइट। मैं भी समझाती हूँ। इंक्रीज इन सेविंग इक्वल टू डिक्लाइन इन कंजम्पशन, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन डेट बैलेंसेस इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये 3 ऑप्शंस करेक्ट होंगे, बाकी ये दोनों ऑप्शंस गलत है गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग के केस में, ठीक है। सो हाउ दिस 3, मैंने क्या कहा कि गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग बढ़ने से एक तो लोनेबल फंड्स की डिमांड बढ़ेगी, एक तो सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होंगी, जितना कंजम्पशन कम होगा उतनी सेविंग्स बढ़ेंगी, और तीसरा मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन कम होगी। क्यों? क्योंकि देखो ना, जो हमारी टोटल इनकम है 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, तो अगर मुझे इस चीज़ को टोटल इनकम जो है इसमें ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ती है ना, इक्विलिब्रियम इनकम के केस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ रही है तो ये दोनों को कंपनसेट करके, ये दोनों कम होंगे ये बढ़ेगी, तभी ये इनकम बैलेंस में रहेगी। बात समझिए कि नहीं। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन डेट बैलेंसेस, इन दोनों में डिक्रीज होगा तभी बैलेंस रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है ना, तो इन दोनों में डिक्रीज करके ये बढ़ेगी, तभी दैट बैलेंस इज बेसिकली द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये भी ठीक है। फिर सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है तो सेविंग बढ़ेगी। लेट्स सी, इंक्रीज इन सेविंग इक्वल टू डिक्लाइन इन कंजम्पशन।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी अकॉर्डिंग टू द क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी, ठीक है, और कुछ सेविंग्स ऐसी भी होगी जो कंजम्पशन कम होने के कारण बढ़ेगी, तो डी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। ई वाला मैंने आपको समझा दिया, डी वाला हो गया। इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी बिकॉज क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो रहा है जो हम फिजिकल पॉलिसी में भी पढ़ते हैं कि जब गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग बढ़ती है तो उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होती है ना, सो इन्वेस्टमेंट कम होगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, दैट्स वाई बी एंड सी सही नहीं था। और लोनेबल फंड्स की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग बढ़ रही है, यानी कि गवर्नमेंट बोरो ज़्यादा कर रही है, गवर्नमेंट बोरो ज़्यादा कर रही है तो लोनेबल फंड्स की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है। लोनेबल फंड्स हम ऐसे कर्व बनाते हैं, लेट्स सी, ये आपका डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स है, सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स है। गवर्नमेंट अगर बोरो ज़्यादा करेगी, वो कह रहे हैं डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स वाला कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स बढ़ेगी, ठीक है जी। सो दैट्स वाई द ऑप्शन ए डी ई आर करेक्ट, ठीक है। आगे है आपका क्लासिकल इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में मनी सप्लाई अगर बढ़ी तो क्या होगा। मनी सप्लाई अगर सिंपली अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड का राइट की तरफ शिफ्ट होगा, इट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व। सो इकॉनमी में अगर मनी की सप्लाई बढ़ेगी, हम अक्सर ही पढ़ते हैं कि मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, दे विल डिमांड और प्राइजेस विल इंक्रीज, है ना। तो दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ए शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट, ठीक है, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, क्लियर। आगे देखिए, सो इनको आपको ये जेएम केन्स की बुक्स हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, मैं सबकी आपको डेट्स दिखा देती हूँ क्या है। सो ये देखिए, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस केन्स की बुक है, 1913 में आई थी। ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म 1923 में आई थी। ट्रीटीज ऑन मनी दैट इज 1930 में आई थी। मॉनेटरी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन 1933 में आई थी। एंड जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये आई थिंक सबको पता है, 1936 में आई थी। सो ये जेएम केन्स की बुक है आपकी, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू लीड टू ए राइज इन द आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन। तो पहले यहाँ पे मुझे समझना ये पड़ेगा कि ये डिसइंफ्लेशन टर्म क्या है और ये आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड डिसइंफ्लेशन क्या है। डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन है पर इन्फ्लेशन जो है उसके रेट में रिडक्शन, ठीक है। इन्फ्लेशन है मतलब प्राइजेस बढ़ रहे हैं पर जो जिस रेट से बढ़ रहे हैं उस रेट का कम होना, बात समझे। सो रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, उसको बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। अब आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या है कि डिसइंफ्लेशन के कारण जो आउटपुट में कमी आई, इन्फ्लेशन रेट कम होने के, आपको पता है कि जब इन्फ्लेशन आता है इकॉनमी में, प्राइसेस बढ़ते हैं तो आउटपुट भी बढ़ता है। अगर इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है तो वहाँ पे आउटपुट भी कम हो रहा है, ठीक है। हाउ मच आउटपुट मस्ट बी लॉस्ट टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन, यानी कि जो आउटपुट कम हुआ है उससे जो इन्फ्लेशन कम हुआ है उससे आउटपुट का जो लॉस हुआ है दैट इज बेसिकली आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन, ठीक है। ये टर्म समझ गए हो। अब वो कहता है कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो ये आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन को बढ़ाएंगी। सो पहला क्या है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बिकम मोर एक्यूरेट। इस ऐसा तो नहीं है कुछ भी कि ये चीज आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन को बढ़ाएगी, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, दैट इज नॉट रिलेटेड। फिर स्लगिश रिस्पॉन्स ऑफ वेजेस एंड प्राइजेस टू मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, इसका मुझे तो देखो, when wages and prices adjust slowly the economy, sluggish response का मतलब यहाँ पे ये है कि wages and prices जो है वो slowly adjust कर रही हैं, ठीक है, slowly adjust कर रही हैं। So the economy stays at low output and high unemployment longer during disinflation. This leads to higher sacrifice ratio. वो कहता है कि कौन सी चीज़ थी जिससे ये आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन बढ़ेगा। तब ये आउटपुट कॉस्ट ऑफ डिसइंफ्लेशन बढ़ेगा कि अगर वेजेस एंड प्राइजेस का एडजस्टमेंट कम हो, स्लो एडजस्ट हो वेजेस एंड प्राइजेस। सो अच्छा लगा सेशन, दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।